जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एमपी में जेल प्रहरी की परीक्षा होनी है, भर्ती होनी है, जिसमें जीएस पूछा जाता है, सामान्य विज्ञान पूछा जाता है। आज हम सामान्य विज्ञान के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। 20 नंबर का आपका सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। आपको उत्तर बताना है, 4 विकल्प होंगे। जो भी 12वीं पास स्टूडेंट हैं वो जेल प्रहरी की परीक्षा दे सकते हैं। एमपी पुलिस की भी आने वाली है तो उसके भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और जिनका ग्रेजुएशन हो गया है उनके लिए एमपीएसआई भी आने वाली है, तो एमपीएसआई की तैयारी भी इस चैनल पर आपको मिलेगी, ठीक है। यूट्यूब पर आपको सर्च करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और ज्वाइन हो जाना है। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का ये वीडियो। फटाफट से आपको क्या करना है कि यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर दिया है तो व्हाट्सअप नंबर से ज्वाइन हो सकते हैं। और जेल प्रहरी का ग्रुप है व्हाट्सअप ग्रुप, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, तो आप व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करना है। जो भी साथी फेसबुक पर देख रहे हैं वो यूट्यूब में सर्च करेंगे सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन को जरूर दबाना है। अब आप तैयार रहें और उत्तर आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों आज का जो आपका पहला प्रश्न है कि जब हम पानी से भरी बाल्टी को उठाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत बल होता है, वो बल आपको बताना है। कौन सा बल होता है? सभी लोग बताएंगे। घर्षण बल होता है, पेशीय बल होता है, स्थिर वैद्युत बल होता है या फिर चुंबकीय बल होता है? कौन सा बल होता है? जब हम पानी से भरी बाल्टी को उठाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत बल कौन सा होता है? अगर आपसे बन रहा है तो उत्तर जरूर बताएंगे आप। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पेशीय बल। पेशीय यानी कि जो आपका विकल्प नंबर बी है वो यहां पर सही हो जाएगा। अब ये पेशीय बल क्या होता है तो यहां पर देखते हैं हम कि पेशीय बल जब हम अपने हाथों से वस्तु को उठाते हैं अथवा पैरों से किसी वस्तु को ठोकर मारते हैं तो पेशीय बल लगाते हैं। जब हम अपने हाथों से किसी वस्तु को उठा रहे हैं या फिर वस्तु को हम ठोकर मार रहे हैं तो हम क्या लगा रहे हैं? पेशीय बल लगा रहे हैं, क्योंकि यह बल हमारी मांसपेशी से लगता है, ठीक है। हमारी मांसपेशियों की क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? पेशीय बल कहा जाता है। पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसलिए इसे संपर्क बल भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कभी कि संपर्क बल किसे कहा जाता है, संपर्क बल का दूसरा नाम क्या है, तो इसका पेशीय बल है। और यहां पर क्वेश्चन पूछा गया था कि जब हम पानी से भरी बाल्टी को उठाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत बल जो होता है वो कौन सा बल होता है? तो आपने सही उत्तर बताया था पेशीय बल, ठीक है। इसी प्रकार से आपको उत्तर बताते जाना है। और अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि निम्न में से कौन सी बीमारी एक अप्रत्यक्ष रोग है? अप्रत्यक्ष रोग बताना है। हैजा, एड्स, मलेरिया या फिर तपेदिक? अप्रत्यक्ष रोग कौन सा है? आपने विभिन्न प्रकार की बीमारियां पढ़ी होंगी, यहां पर अप्रत्यक्ष रोग आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने मौजूद हैं। जो भी हमारे साथी 12वीं पास हैं, 12वीं पास के लिए जेल प्रहरी की जो फॉर्म है वो अक्टूबर में भरे जाएंगे और आप निरंतर इसी प्रकार से तैयारी जारी रखेंगे। रात्रि 8 बजे आपकी क्लास लगती है हिंदी के ओल्ड पेपर की, ठीक है। और यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा मलेरिया, ठीक है। मलेरिया यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो सही हो जाएगा, ठीक है। ये अप्रत्यक्ष रोग है मलेरिया और सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। ऐसा भी पूछा जाता है कई बार कि मलेरिया जो हो जाता है कौन से परजीवी के कारण होता है, तो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। अब कौन सी मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये भी आपको याद रखनी है। और ये परजीवी को शरीर में छोड़ देता है और ये अप्रत्यक्ष रोग, अप्रत्यक्ष जो बीमारी है कहलाती है, ठीक है। तो मलेरिया यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मलेरिया आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन यहां पर देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्न में से किन संरचनाओं के पास अगली पीढ़ी के लिए जानकारियां हैं? कौन सी ऐसी संरचना है जिसके पास अगली पीढ़ी के लिए जानकारियां हैं? नंबर 1 डीएनए, नंबर 2 आरएनए, नंबर 3 प्रोटीन और नंबर 4 है नाभिक। इस 4 विकल्प में आपको उत्तर बताना है। सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा सही आंसर इसका?
किन संरचनाओं के पास अगली पीढ़ी के लिए जानकारियां हैं? वो संरचना कौन सी है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों डीएनए। डीएनए ऐसी संरचना है जिसके पास अगली पीढ़ी के लिए जानकारियां हैं, ठीक है। ए नंबर आपका बिल्कुल सही है, जो अधिकांश लोगों ने सही बताया है। मजबूत और गैर लचीला संयोजी ऊतक है, मजबूत भी है और गैर लचीला है। ये संयोजी ऊतक कौन सा है? कंडरा, उपास्थि, हड्डी या फिर स्नायु? जल्दी से बताना है। बिल्कुल सभी को कमेंट सभी के दिख रहे हैं, है ना। रोशनी खांडे जी, रचना जी, योगेंद्र जी, सभी के आंसर आने चाहिए। मजबूत और गैर लचीला जो संयोजी ऊतक है वो कौन सा है? ये प्रश्न पूछे गए हैं आपके ओल्ड पेपर में, ठीक है। जो जेल प्रहरी का ओल्ड पेपर उसमें पूछे गए हैं और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा हड्डी। हड्डी यानी कि सी नंबर सही हो जाएगा। ये मजबूत भी है और गैर लचीला संयोजी ऊतक है, ठीक है, सी नंबर बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, परमाणु के नाभिक की खोज इनके द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई परमाणु के नाभिक की खोज? जे थॉमसन के द्वारा, चैडविक, रदरफोर्ड या फिर मिलिकन के द्वारा? 4 विकल्प में से एक का चयन हमें करना है। परमाणु के जो नाभिक की खोज की गई वो किसके द्वारा की गई? तब आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड। बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया कि जो परमाणु के नाभिक की खोज की गई है वो रदरफोर्ड के द्वारा की गई है, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला जो आपका क्वेश्चन है, भोजन तैयार करने के लिए हरे पौधे निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? हरे पौधे किसका प्रयोग करते हैं? ये 4 विकल्प हैं आपके सामने। सर्वप्रथम है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट, फास्फेट और सूर्य का प्रकाश। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, खनिजों और सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट और सूर्य का प्रकाश, या फिर ऑक्सीजन, नाइट्रेट, सल्फेट और सूर्य का प्रकाश? जल्दी से हमें बताना है। दिख रहा है आपको? तो भोजन तैयार करने के लिए जो हरे पौधे हैं वो क्या करते हैं? ये देखो, आपका उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, खनिजों और सूर्य के प्रकाश का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, है ना, प्रयोग करते हैं, है ना। भोजन सभी को पता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा जो हरे पौधे हैं वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं और वो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, खनिजों और सूर्य के प्रकाश इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। आपने पढ़े होंगे भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ये सारे परिवर्तन आपने पढ़े हैं। यहां पर आपको रासायनिक परिवर्तन बताना है कौन सा है। नमक प्राप्त करने के लिए समुद्र के पानी का वाष्पीकरण, क्या ये रासायनिक परिवर्तन है? मीथेन का जलना, क्या ये रासायनिक परिवर्तन है? कपूर का ऊर्ध्वपातन, ये और फिर काफी में चीनी घोलना। रासायनिक परिवर्तन आपको बतानी है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा मीथेन का जलना, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर बी है वो सही हो जाएगा। मीथेन का जलना ये आपका क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन, और वी नंबर आपका यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। यहां हमें बताना था कि निम्न में से एक रासायनिक परिवर्तन कौन सा है, तो यहां पर आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वी नंबर, ठीक है। सनी जी, रचना, रोशनी जी, रूपेश जी, बिल्कुल इसी प्रकार से बताना है। और इसमें थोड़ा सा हम विस्तृत पढ़ेंगे कि जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनता है ना, या जब कोई पदार्थ 2 या अधिक पदार्थों में वियोजित, डिकम्पोजिट होता है तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इन प्रक्रमों को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं जो प्रायः अनुत्क्रमणीय होती हैं। उदाहरण जैसे लोहे पर जंग लगना, अगरबत्ती का जलना, दूध का फटना आदि के रासायनिक परिवर्तनों को समझना रसायन विज्ञान का प्रमुख कार्य है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो उत्तर होगा मीथेन का जलना, वी नंबर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताना है
कि वर्षा की जो बूंद होती हैं वो गोलाकार क्यों होती हैं, जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो गोलाकार क्यों होती हैं। 4 विकल्प हैं आपके सामने। एक तो है पृष्ठ तनाव के कारण, दूसरा आपका जो विकल्प है वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण, गोल पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, या फिर वर्षा जल की श्यानता के कारण। जल्दी से बताना है, वर्षा की जो बूंद है वो गोलाकार क्यों होती है। दीपश्री, उमेश जी, सनी, आशीष जी, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर आया है पृष्ठ तनाव के कारण। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है, तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होती है। ठीक है, ए नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला आपको बताना दोस्तों, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, वाट, डायोप्टर, ऑप्टर या फिर मीटर। लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डायोप्टर, यानी कि जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही बताया है रूपेश जी ने। लेंस की शक्ति की जो इकाई होती है वो कहलाती है डायोप्टर, यानी कि जो वी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, ठीक है, अपने मित्रों के साथ। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि भूकंप क्षेत्र में किस प्रकार की इमारतें अधिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। किस प्रकार की इमारतें करती हैं, भूकंप रोधी इमारतें, बहुमंजिला इमारतें, मिट्टी और पंख से बनी इमारतें, या फिर कांच और ईंटों से बनी इमारतें। कौन सी इमारतें हैं जो भूकंप क्षेत्र में अधिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है, उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्या, भूकंप रोधी इमारतें। जो भूकंप रोधी इमारतें बनी होती हैं वो भूकंपीय क्षेत्र में, भूकंप क्षेत्र में अधिक सुरक्षा प्रदान करती हैं, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 1 है वो बिल्कुल 1 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, कार्य का मात्रक क्या है। प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर हमें बताना है। कार्य का मात्रक जूल, न्यूटन, वाट या फिर डायन। क्या है कार्य का मात्रक। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपने बिल्कुल सही बताया है कि जो कार्य का मात्रक है वो है जूल। जूल यानी कि जो ए नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्य का मात्रक माना जाता है जूल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एलपीजी गैस में कौन सी गैस होती है, प्रोपेन और ब्यूटेन, मीथेन, इथेन या फिर हाइड्रोजन। एलपीजी गैस में कौन सी गैस होती है, प्रश्न क्रमांक 12। कौन सी गैस होती है जो आप एलपीजी गैस का उपयोग करते हैं घरेलू जो खाना बनाने के लिए, उस गैस में कौन सी गैस होती है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, प्रोपेन और ब्यूटेन, यानी कि जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रोपेन और ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है, खमीर का उपयोग एल्कोहल और वाइन के व्यावसायिक उत्पादन के लिए किया जाता है। सूक्ष्म जीवों की किस श्रेणी से यह संबंध रखता है। खमीर, खमीर का जो उपयोग किया जाता है वो एल्कोहल और वाइन के व्यावसायिक उत्पादन के लिए किया जाता है। सूक्ष्म जीवों की किस श्रेणी से यह संबंध रखता है, कवक से, जीवाणु से, प्रोटोजोआ या फिर शैवाल से। किससे संबंध रखता है। प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर हमें बताना है। तो बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों ने बताया कवक। कवक यानी कि जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, खमीर का उपयोग अल्कोहल और वाइन के व्यवसाय के उत्पादन के लिए किया जाता है। सूक्ष्म जीवों की एक कवक की श्रेणी से संबंध रखता है खमीर। खमीर कवक की श्रेणी से, यानी कि जो 1 नंबर है वो बिल्कुल यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि खोखली ईंटों से बनी बाहरी दीवारों वाले घर सस्ते होते हैं, हवा को फंसाते हैं और गर्मियों में कमरों को ठंडा करते हैं, आसानी से विघटित हो जाते हैं या फिर अधिक मजबूत होते हैं। क्या करते हैं
जो खोखली ईंटों से बनी बाहरी दीवारें होती हैं, ये क्या करती हैं, सस्ते होते हैं, हवा को फंसाते हैं और गर्मियों में कमरों को ठंडा रखते हैं, या फिर आसानी से विघटित हो जाती है, अधिक मजबूत होते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर हमें बताना है। तो आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है और उत्तर आपका सही है कि ये हवा को फंसाते हैं और गर्मियों में कमरों को ठंडा रखते हैं, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, बी नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, टिड्डा का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रश्न क्रमांक 15। अभी आपने सुना होगा लॉकडाउन के दौरान कि जो पाकिस्तान से टिड्डी दल है ना, टिड्डा दल आया और विभिन्न प्रकार की फसलों को उन्होंने नुकसान पहुंचाया। ठीक है, तो टिड्डा का वैज्ञानिक नाम आपको पता होनी चाहिए, है ना, काइरोप्टेरा, मस्का डोमेस्टिका, सिलीफेरा या फिर राना टिर्गिना। टिड्डा का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 15। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सिलीफेरा। क्या नाम है इसका? सिलीफेरा। बी नंबर नहीं, सी नंबर आपका सही हो जाएगा इसका। ठीक है, सिलीफेरा इसका नाम है। ये क्योंकि फेरा लगाता रहा, फेरा, ये टिड्डा जो है क्या लगाता रहा, फेरा लगाता रहा यहां से वहां, और ये लॉकडाउन के दौरान टिड्डा दल आया, फसलों को भी इसने नुकसान पहुंचाया, और इस टिड्डा का वैज्ञानिक नाम है सिलीफेरा। सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? श्यानता पर आधारित है, पिलबन पर आधारित है, प्रत्यस्थता पर आधारित है, या फिर पृष्ठ तनाव पर आधारित है? साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? प्रश्न क्रमांक 16। ठीक है, तो आप लोग जरूर इसको अगर नाम से बोलते हैं, नाम से कमेंट लिखते हैं, जैसे कि रवि जी ने लिखा है सिलीफेरा, है ना, पता हो तब भी लिखें, ना पता हो तो कमेंट के बाद भी लिखें, बताने के बाद भी आप लिखें तो आपको ज्यादा याद हो जाएगा। तो लिखने से ज्यादा याद होता है। और प्रश्न क्रमांक 16 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव पर, है ना, ये काय पर आधारित है? पृष्ठ तनाव पर आधारित है, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो यहां पर सही हो जाएगा। साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? वो है आधारित पृष्ठ तनाव पर आधारित, और डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आप लोग सभी समझते हैं, और अभी हमने बताया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी इनको चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, पानी चाहिए, है ना। उसी प्रकार प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है इसका अंतिम उत्पाद क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, या फिर आपको कार्बन डाइऑक्साइड होता है, या कार्बोहाइड्रेट होता है, या इनमें से कोई नहीं? उत्पाद बताना है आपको, जरा अच्छे से बताना, अंतिम उत्पाद क्या होता है इसका? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्यों करते हैं, क्यों करते हैं पौधे? जल्दी से बताएं। इस प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, है ना, लेकिन इनका जो अंतिम उत्पाद होता है वो कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यानी कि ऊर्जा प्राप्त करना, है ना, तो ऊर्जा प्राप्त करते हैं कार्बोहाइड्रेट, इनका अंतिम उत्पाद होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, है ना, और जो है सूर्य का प्रकाश, इन सब से मिलाकर इसका जो अंतिम उत्पाद होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, और सी नंबर आपका सही होता है। ठीक है, कल एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी निम्न में से बताइए कौन सी ऐसी फसल है, जो कौन सा ऐसा अनाज है जिसमें सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो आपका उत्तर था चावल। ठीक है, चावल में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट होता है, और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है इसका अंतिम उत्पाद भी कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हीरा धातु है या अधातु? सबसे कठोर हम मानते हैं कि क्या है? हीरा, लेकिन ये धातु है या अधातु है ये बतानी हमें। ना धातु है ना अधातु है, या फिर अधातु है या धातु है, इनमें से कोई नहीं। ये चार विकल्प में से आपको चयन करना है। प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर बताना है। ठीक है, आपको पता होगा कि हमारे मध्य प्रदेश में जो हीरा की खान है वो कहां पर है? पन्ना। ठीक है, पन्ना में है, और हीरा संरक्षण एक केंद्र बनाया गया है कहां पर? खजुराहो में।
ठीक है। तो और हीरा की जो मजगुमा है एक स्थान यहाँ पर पन्ना में जहाँ पर हीरा की खानें हैं, और हीरा क्या है, अधातु है। क्या है, अधातु, यानी कि जो बी नंबर है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में हीरा कहाँ पर मिलता है तो आपको पता होनी चाहिए मजगवा एक स्थान है पन्ना जिले में, वहां पर हीरे की खानें हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? एंटनी वैन लीवेनहॉक ने, विलियम हार्वे, ग्रेगर मेंडल ने, या फिर रोनाल्ड रॉस ने। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर बताना है। तब 20 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? एक क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में और आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा विलियम हार्वे, यानी जो बी नंबर है वो सही हो जाएगा। ठीक है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी विलियम हार्वे साहब ने, बी नंबर। विलियम हार्वे बिल्कुल सही बताया है। अगला आपका यहां पर 20 जो प्रश्न है वो आपके खत्म होते हैं। ठीक है। अब हम रोज विज्ञान का टेस्ट आपको ले आएंगे और रात में अपना 8 बजे तो हिंदी का टेस्ट होता ही है। हिंदी के हम ओल्ड पेपर को पढ़ते ही हैं। ठीक है। अब आप सभी लोग बताएं जरा कि वीडियो आपको कैसा लगा है, किस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो आपके पूर्व में जो पेपर हुआ है 2018 में आपका जेल प्रहरी का, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एमपीएसआई में भी साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एमपीएसआई वाले भी तैयार रहें। शाम को हिंदी पढ़ लेते हैं हम, और अब विज्ञान भी अपन रोज 2:30 बजे पढ़ लेंगे। ठीक है। रोज 2:30 बजे इसी प्रकार से आपकी क्लास होने वाली है विज्ञान की, तो विज्ञान भी हम कंप्लीट करेंगे, शाम को हिंदी भी हम कंप्लीट करेंगे। इसी प्रकार से सभी लोग जुड़े रहें। और नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है, व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर आपको जुड़ना है। ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप। और एक क्वेश्चन है जिसका उत्तर आपको कमेंट में लिखना है, वो हम नहीं बताएंगे। ठीक है ना। मानव रुधिर में मौजूद शर्करा की अधिकतम मात्रा किसमें होती है? दीपश्री जी लगातार प्रयास करते रहें, जिनसे आज बनता है और जिनसे नहीं बनता है। नहीं बनने वाले अगर लगातार प्रयास करेंगे तो निश्चित ही उनको सफलता जरूर मिलती है। प्रयास करना है लगातार। सनी चौधरी जी, शैलेंद्र सिंह जी, ठीक है, रवि जी, ठीक है, बिल्कुल एमपी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी एमपी टेट की भी क्लास हैं, विधिवत स्टार्ट करने वाले हैं हम, है ना। रूपेश कुमार जी, अब आपको एक उत्तर बताना है जिसका उत्तर हम नहीं बताना है। मानव रुधिर में मौजूद शर्करा की अधिकतम मात्रा किसमें होती है? आपको कमेंट में लिख देना है। 4 विकल्प आपके सामने मौजूद हैं, सभी लोग बताएंगे इसका उत्तर। ठीक है। कमेंट में सभी लोग लिख के बताएंगे और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे दोस्तों सभी लोग। ठीक है। और एमपी टेट की तैयारी भी आपको करवाई जाएगी। ठीक है। व्हाट्सअप नंबर हमारा ए दिया है, व्हाट्सअप ग्रुप में की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, तो व्हाट्सअप ग्रुप से जेल प्रहरी वाले से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप से भी आपको जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, उसमें सर्च करें IAS स्टडी ट्रैक, या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। ठीक है। एमपी टेट शाम को 6:30 बजे अपन पर्यावरण पढ़ेंगे। एमपी टेट का शाम को 6:30 बजे पर्यावरण, और रात्रि 8 बजे हम पढ़ेंगे फिर से ओल्ड पेपर जेल प्रहरी का। ठीक है। फेसबुक पे आप सर्च कर लेना सुमित जैन, आप जुड़ सकते हैं। एमपी टेट, CTET और भी एग्ज़ाम, जितने भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप निश्चित ही तैयारी करते रहें, और नोट्स आपको मिलते रहेंगे अब नोट्स। ठीक है। मैं धीरे धीरे जेल प्रहरी के नोट्स भी तैयार कर रहा हूं, वो नोट्स भी आपको ग्रुप में प्रेषित किए जाएंगे, बिल्कुल फ्री प्रेषित किए जाएंगे। यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का आपको पैसा नहीं देना है। ठीक है। बिल्कुल 5 जुलाई को होना है CTET का एग्ज़ाम। ठीक है। देखते हैं हो पाता है या नहीं इसके बारे में। ठीक है। बेल आइकन को जरूर दबाना है। आज के वीडियो के लिए बस। जय हिंद। रोज 2:30 बजे आपकी क्लास होनी है अब GS की। ठीक है। रोज 2:30 बजे, शाम को 6:30 बजे होती है पर्यावरण की, और रात्रि 8 बजे जो होती है अपनी वो होती है हिंदी जेल प्रहरी ओल्ड पेपर की। ठीक है। ये 3 क्लासें तो अभी हो रही हैं, और एमपी टेट की क्लासें भी चालू होने वाली हैं। ठीक है। तो वो भी शेड्यूल आपको बता देंगे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक करना है, आपको शेयर करना है, अपने व्हाट्सएप और फेसबुक जो मित्र हैं आपके उनको जोड़ना है। ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हैं। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।